नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत ने हार मान ली है और उन्होंने हाल ही में एक न्यूज चैनल से बात करते हुए यह कह दिया कि 2024 में तो मोदी सरकार बनेगी, लेकिन वो ये स्वीकार करने में झिझक महसूस कर रहे थे और उन्होंने साथ में जोड़ दिया कि बनेगी तो बीजेपी की ही सरकार, लेकिन ये बेईमानी से जीत रहे हैं। असल में आपको बताएं, पत्रकारों ने राकेश टिकैत से प्रयागराज में यह सवाल कर दिया कि भाई अभी जो उपचुनाव हुए हैं उस उपचुनाव में सभी जगह लगभग भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है और उपचुनाव जो हुए हैं अलग अलग राज्यों में, उसमें उत्तर प्रदेश में भारी मतों से जीत हासिल की है। तो पत्रकारों का सवाल था कि आपने जो आंदोलन चलाया किसानों को लेकर के, आप अभी तक ये कह रहे हैं कि सरकार ने वादा खिलाफी की है, एमएसपी पर गारंटी नहीं दी और इसको लेकर आप आंदोलन चलाते रहे, पूरे देश में आपने भ्रमण किया, लेकिन उसका असर इन उपचुनावों में कहीं होता नहीं दिखा। अब इस पर राकेश टिकैत के पास जवाब नहीं था, तो उन्होंने बहाना खोजा और डाइवर्ट कर दिया और वो बात बोली जो देश का विपक्ष बोलता आया है। उन्होंने इसका ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया, जैसा हमने सुना है कांग्रेस करती आई है, जैसे समाजवादी लोग करते आए हैं। अखिलेश यादव से भी जब उपचुनाव के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला बेईमानी से जीते हैं, शासन प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है। इसका मतलब क्या ये अखिलेश यादव ये मान रहे हैं कि जब उनकी सरकारें हुआ करती थी तो वो भी बेईमानी करते थे, चुनाव आयोग उन्हीं का फेवर करता था, जो पुलिस है और प्रशासन के लोग हैं उनके फेवर में रिजल्ट दे दिया करते थे? ये कैसी बात करते हैं? जब ये हार जाएं तो तब तो ईवीएम खराब है और प्रशासन खराब है, जब ये जीत जाएं तो वहां प्रशासन ठीक है। जो ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आज बेईमानी से जीत बता रहे हैं उपचुनाव में, ये भूल गए कि इनको अभी भी 2022 के चुनाव में लगभग 100 के करीब सीटें मिली हैं। अगर शासन प्रशासन बेईमानी से चुनाव जितवा रहा था योगी जी को, तो इनको 100 सीटें क्यों मिलती? 2 मिलती, 100 क्यों मिली? अगर शासन ही ईवीएम खराब करके या जबरदस्ती लोगों की वोट डलवाने में लग गया तो क्या अखिलेश यादव जी 2 सीट से ज्यादा जीत पाएंगे? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि शासन और प्रशासन यदि अपने पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकता अखिलेश जी से बेटर कौन जान सकता है। ठीक इसी तरह राकेश टिकैत हैं, ये भी एक विपक्ष का चेहरा है, इनको भी टेंडर मिला है। ये मैं बार बार कहता हूं कि इनको 2024 में मोदी जी को हराने के लिए ठेका दिया गया है, तो उस ठेके में बहुत सारे लोगों को रेवड़ियां बटी हैं और वो जो रेवड़ी बांटने वाले लोग हैं वो भारत के अंदर भी हैं तो भारत के बाहर भी हैं। भारत को जो उभरता हुआ नहीं देखना चाहते, जो लोग भारत को विश्व गुरु बनता हुआ देखना नहीं चाहते, जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनता हुआ नहीं देखना चाहते, वो सब लोग जो हिंदू विरोधी हैं, जो हिंदुत्व विरोधी हैं, जो हिंदुस्तान विरोधी हैं, वो सारे लोग, पूरी ताकतें वो एकजुट हो गई हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, फिर चाहे वो बाकी जिहादी मानसिकता के और कट्टरपंथी सोच के लोग हों, चाहे वो ये धर्मांतरण करने वाले लोग हों। और उसमें आपने सुना होगा कि जॉर्ज सोरस जैसा एक नाम सुना होगा, चीन का नाम सुना होगा, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग सुने होंगे। ये सब लोग एकजुट होकर प्रयासरत हैं कि किसी तरह 2024 में मोदी को सत्ता में आने से रोका जाए। मोदी से क्या प्रॉब्लम है? मोदी से और योगी से केवल एक प्रॉब्लम है इस विपक्ष को, कि ये अगर रहे सत्ता में, ये रिपीट करते रहे, और 2024 बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस तेजी से भारत ग्रोथ कर रहा है कि आज दुनिया में 5वीं आर्थिक शक्ति बन चुका है, तो जब 8 साल में ये 5वें स्थान पर आ गया तो दुनिया के जो देश हैं, जो दुनिया की महाशक्ति हैं, उनका आकलन है कि अगले 5 साल में मोदी अगर लगातार रहे तो ये तो 5वें से पहले पे आ जाएगा। ताज्जुब नहीं है, जो दुनिया की महाशक्ति कही जाती हैं, चीन, अमेरिका और रूस, उनकी हालत आप देख रहे हैं। उनकी हालत आज कैसी है कि अमेरिका का डॉलर, आप याद रखना मेरी बात, आने दीजिए 2023 का मार्च
आज मेरी बात नोट कर लेना, अमेरिका का डॉलर बुरी तरह ध्वस्त होगा और अगले 1-2 महीने के अंदर आप देखेंगे कब तक मेंटेन करेंगे, कब तक नकली आवरण ओढ़ेंगे। डॉलर में बहुत सारे देशों ने लेन देन खत्म कर दिया, वो जाने वाला है। चीन टुकड़े टुकड़े होने वाला है और रूस भारत का मित्र है, भारत के साथ रहेगा, लेकिन उस पर भी जो प्रतिबंध लग रहे हैं उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। और भारत वो है जो बड़ी तेजी से अपनी गति पकड़े हुए है और यही दुनिया की महाशक्तियों की चिंता है। तो उन्होंने देश के अंदर कुछ गद्दारों को ढूंढा है कि देश के गद्दार कौन कौन हैं, ऐसे लोगों को खोजो, उनकी पहचान करो और उनको जो चाहिए वो दो, जितना पैसा चाहिए लुटाओ, लेकिन ये मोदी 2024 में वापस ना आ जाए। तो वो गद्दार सब इकट्ठे हो गए हैं और वो गद्दार इकट्ठे होकर कोई धर्मांतरण करने में लगा है, कोई हिंदू धर्म से कन्वर्ट करके दूसरे धर्मों में ले जा रहा है, कोई जो है हिंदू को यह कह रहा है इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई कह रहा है हिंदू तो आतंकवादी हैं, कोई इस बात को गढ़ने में लगा है कि आरएसएस और हिंदूवादी संगठन ये तो सब एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये इनकी तुलना बोको हरम और आईएसआईएस से कर रहा है। कुल मिलाकर के सारी शक्तियां, किसी को दे दिया कन्वर्जन का काम तो वो कन्वर्जन में लगे हैं, कोई जिहाद कर रहा है तो वो जिहाद करने में लगे हैं, और इस तरह से सब शक्तियां मिलकर के इस हिंदुस्तान और हिंदुत्व को नष्ट करने में लगे हैं, जिसमें एक व्यक्ति राकेश टिकैत जी को भी मैं मानता हूं। वो उत्तर प्रदेश के हैं, मेरे ही पड़ोसी हैं, किसान नेता कहे जाते हैं। मैं बहुत आदर करता हूं क्योंकि मैंने उनके पिताजी का वो कार्यकाल देखा है जब उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन किया था। लेकिन आज की जो ये टिकैत यूनियन है, किसानों का मुद्दा कम, राजनीतिक मुद्दे ज्यादा। आज हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, वैसा ही ये किसान आंदोलन वाले लोग कर रहे हैं। कहीं एक झगड़ा हो जाएगा, उस झगड़े में जाति खोजेंगे, फिर वहां जाकर उसको उजागर करेंगे और उसी के कारण से आंदोलन कराएंगे ताकि ये दो जगह बढ़ जाएं और किसी तरह भाजपा का विरुद्ध ये एक अभियान षड्यंत्र जो चल रहा है उसमें ये कामयाब हो जाएं। तो पूरी कोशिश से लगे हैं, पूरी ताकत से लगे हैं, क्योंकि इनको 2024 में मोदी को हराने का ठेका मिला है और इस ठेके में जो रेवड़ियां बटी हैं सब लेने के लिए, पूरे लपकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमने देखा है कि हमारा भारत जो कि विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था और कितनी दूर तक फैला था अखंड भारत, आज उस नक्शे को अखंड भारत के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि दुनिया की एक महाशक्ति भारत था। लेकिन आज वो सिमटते सिमटते जो आप आज का नक्शा देखते हैं भारत का, वो कैसे हो गया इतना छोटा कि सिमटते 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 आज इतना हो गया है कि आज की डेट में और कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं है जहां हिंदू जाकर के अपना घर बना सके। नेपाल था कुछ दिनों पहले तक, वो भी समाप्त हो गया। तो आज सिमटता जा रहा है और इस सिमटते हुए भारत में जो हिंदू है जाति धर्म इनके आधार पर 47 में बटा, अब फिर बटने को तैयार है। बहुत सारे लोग ये घोषणा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के एक नेता ने घोषणा कर दी कि अगले 3-4 साल में वो कहते हैं कि हिंदू बचेगा ही नहीं भारत में, हम सबको परिवर्तित कर लेंगे। 130-140 करोड़ हिंदुओं में वो घोषणा कर रहे हैं कि हम 120 करोड़ को तो धर्मांतरित कर देंगे, बौद्ध बना देंगे सबको। तो बौद्ध बनने का मतलब वो हिंदू नहीं रहेंगे और वो जो थोड़े बहुत रहेंगे उनको तो जबरदस्ती हम फिर ऐसा हाल कर देंगे कि वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर ही लें। तो इसी काम में ऐसे कट्टरपंथी लोग लगे हुए हैं। पंजाब के अंदर आप हाल देख लीजिए, जिस तरह से चंगाई सभा होती हैं वहां सरकार का कोई बश नहीं है, मतलब सीधी उनको छूट दे रखी है। जिस तरह से पिछले दिनों सर तन से जुदा अभियान चला, इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मंत्री ने बाकायदा कन्वर्जन का प्रोग्राम कराया, इस पर कांग्रेस कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही, ना बुद्धिजीवी वर्ग कोई बोल रहा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, सारे विरोधी लोग एकजुट हो गए हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, सबको टारगेट करना है मोदी को। और इसीलिए जिन लोगों को यह लग रहा है कि 2024 में हमारी हर कोशिश के बावजूद, विदेशी धन आने के बावजूद, सारे षड्यंत्रों के बावजूद 2024 में मोदी जी वापसी कर रहे हैं, उनको रोकना असंभव है, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियां उनके साथ हैं। यह देश का भविष्य किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है,
ये जो भारत है, ये जो भारत माता है, वो जीवंत है और उनका अपना एक भविष्य है, उनकी अपनी इस देश की एक आत्मा है और उस आत्मा के साथ परमात्मा है। और इसलिए लोगों को लगने लगा कि 24 में जो वो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, जो परमात्मा ने लिखा हुआ है होता तो वही है, हुई है वही जो राम रचि राखा। और इसलिए इन सबको लगने लगा कि 2024 में मोदी जी को रोकना मुश्किल हो रहा है। तो जैसा राकेश टिकैत जी ने कहा अभी कि सब बेईमानी से जीत रही है भाजपा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने उपचुनाव पे ये टिप्पणी दी है कि आज भी बेईमानी से जीत रही है और 2024 में भी मोदी जी की सरकार आएगी, लेकिन बेईमानी से। चलो आपने ये माना तो सही कि 2024 में मोदी की सरकार आ रही है, लेकिन कोई ये ना कह दे कि राकेश टिकैत के आंदोलन का कोई असर किसानों पर नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में योगी जी को रोकने में विफल रहे वो, तो क्या कहेंगे? पहले ही कह दो कि ये तो बेईमानी से जीते हैं। ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, शासन प्रशासन को ये सहयोगी बता रहे हैं बीजेपी का, और ये कहकर ये जो कह रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये अभी से ये बहाना खोजने लगे हैं कि जब मोदी की सरकार 2024 में बनेगी तो जिनसे पैसा लिया है, जो फंडिंग कर रहे हैं, वो पूछेंगे कि तुमने क्या किया। तुम तो दावा कर रहे थे कि हम पूरे देश में अराजकता फैला देंगे, तुम तो ये दावा कर रहे थे कि हम इस देश को, लोगों को हिंदू में जातियों में बांट देंगे, तुम तो दावा कर रहे थे कि इस देश में हम दंगे करा देंगे, हम सड़कों को जाम कर देंगे, हम रेल मार्ग जाम कर देंगे। आपने किया क्या? उसका असर तो हुआ नहीं। हालांकि आप देखते हैं कि देश में यदा कदा आप देखेंगे जब भी इनको मौका मिलता है चूकते नहीं है। ये पूरी कोशिश में है कि ये देश में लोग आपस में लड़ें, देश का माहौल खराब हो, आतंकवादी गतिविधि फिर से शुरू हो और ये हिंदू का खून का प्यासा हो जाए, लोग धर्म के आधार पर लड़ जाएं, मोदी को रोका जाए। लेकिन ये मोदी को रोकने में नाकाम होते दिख रहे हैं। और इसलिए जो राकेश टिकैत जी ने कहा है कि 24 में मोदी जी आ रहे हैं, माना बेईमानी से आ रहे हैं, ये उन्होंने अलग से जोड़ा है। और ये राकेश टिकैत जी नहीं, जितने विपक्षी नेता हैं आप पूछ लीजिए, वो यही बोलने वाले हैं। लेकिन मैं उनसे पूछने वाला हूं कि भाई उड़ीसा में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजू जनता दल की सरकार है, वहां भी बीजेपी जीत गई, वो कैसे जीत गई भाई? फिर इसी तरह आप देखें कि जो अन्य राज्यों में सरकार बनी है और बिहार में आरजेडी जेडीयू का गठबंधन, वहां भी गोपालगंज की सीट जीत गई भाई। वहां कैसे जीत गई? वहां तो शासन प्रशासन ने मदद नहीं करी, वहां तो सरकार किसी और की है। तो इसलिए जिन राज्यों में भाजपा जीती है और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां भी बेईमानी कर रही क्या? फिर तो बीजेपी ही ऐसी पार्टी हो गई, फिर तो एक भी सीट विपक्ष की आनी ही नहीं चाहिए। फिर अगर बेईमानी करके ही जीतना है और चुनाव आयोग, मशीनरी सब मिले हुए हैं मोदी से और उनके इशारे पर काम करती हैं जुडिशरी, तो फिर इनको सभा मीटिंग करने की और जगह जगह दौड़ने की जरूरत क्या है? ये तो मशीन का बटन दबाएं और बेईमानी करके जीत जाएं। तो ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इस समझ से परे है। इसका जवाब इनके पास कोई हो तो ये दें। आपकी क्या राय है? क्या राकेश टिकैत जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से जीत रही है, मोदी का कोई असर नहीं है, और ये फिर से एक आंदोलन की घोषणा कर चुके हैं कि ये 26 नवंबर से फिर आंदोलन करेंगे, 26 जनवरी को फिर से पूरे देश में आंदोलन करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि इन लोगों को ठेका दिया गया है मोदी को हराने का, इस देश की तरक्की को बाधित करने का, इस देश को विश्वगुरु बनने से रोकने के लिए इनको किसी ने उकसाया है देश के विपक्ष को, और पीछे उनके ठेका दिया शब्द मैंने बोला। आपको भी लगता है क्या? यदि आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपको वीडियो अगर लगे कि ये देशवासियों तक जानी चाहिए कि जो देश में कुछ देश के गद्दार लोग बैठे हैं और वो देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, फिर से उसी जगह पहुंचाना चाहते हैं जो 1947 की स्थिति थी, तो आप इस वीडियो को हर देशवासी तक पहुंचाएं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है और ये देशभक्ति भी है। वंदे मातरम।